स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कहीं शुरू हो चुका है। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, और वो भी क्यों ना, आखिर इस शो में आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो मिलती है। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक एक बहुत ही खास और अहम विषय पर है। दरअसल आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शरारत करते हैं। लेकिन शरारत करना तो बच्चों के बिहेवियर में होता है, लेकिन क्या हो अगर ये शरारत कोई हैबिट नहीं, एक कंडीशन बन जाए। यानी अगर बच्चा हर वक्त शरारत करता रहे, पढ़ने में ध्यान न दे, उसका किसी भी चीज में फोकस ना हो, न पढ़ाई में, न गेम्स में, न टीवी में, किसी में भी, तो ये कंडीशन कहलाती है। इसको नाम देते हैं ADHD। लेकिन ये आखिर ADHD होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या वास्तव में ये किसी बच्चे के लिए डेंजरस है? इस सब के बारे में आज हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर वृंदा सहाय, जो कि मंगलायतन विश्वविद्यालय की मेडिकल ऑफिसर भी हैं और करीब 3 से 4 सालों का उनको अनुभव भी है। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। मैम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में। धन्यवाद। आखिर ये ADHD होती क्या है और किस तरह के सिम्टम्स हैं जिससे पेरेंट्स बच्चों को अच्छे से डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ, इनको इस तरह की कोई कंडीशन है? देखिए, ADHD बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो बच्चों में बहुत पाई जा रही है आजकल। बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिल रही है ADHD। इसे हम अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब देखो, बच्चे सभी की शरारत करते हैं, हाँ। सभी शरारती होते हैं जी। और ये शरारत करना अच्छा भी होता है, जरूरी भी होता है। अब देखिए, अब बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें बच्चा कुछ ज्यादा ही हाइपर एक्टिव है, किसी भी काम करने में अपना अटेंशन दे ही नहीं पा रहा है। ठीक है, अब तो फुल फोकस नहीं कर पा रहा है, तब आपको ADHD के लिए सोचना चाहिए कि बच्चा हो सकता है किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पे हो। तो ADHD एक ब्रेन डेवलपमेंट कंडीशन है। इसमें बच्चा किसी काम को करने में उसका फोकस नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि वो अनकंट्रोलेबल एक्टिविटीज रहती हैं उसकी। जैसे कि आपको बहुत सारी कंप्लेंट्स मिलेंगी ऐसी पेरेंट्स को बच्चों के टीचर्स के थ्रू, या फिर फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, उससे कंप्लेंट्स मिलती हैं कि बच्चा है ना, एक जगह बैठ नहीं पाता है, पेंसिल गिराता रहता है बार बार अपनी, बार बार बीच बीच में इंटरप्ट करता है चीजों को लेके, क्वेश्चंस करता रहता है और फुल टाइम वो एनर्जाइज रहता है, फुल टाइम। तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हाँ, हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जिद्दी है या जबरदस्ती कोई भी शरारत कर रहा है। हो सकता है कि उसका ब्रेन उसको ऐसी एक्टिविटी करा रहा है। क्या हम इसको ऑटिज्म का अपोजिट मान सकते हैं कि जैसे उसमें बच्चा बहुत शांत रहता है और इसमें बच्चा बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहता है? ये एक कंडीशन उसी की तरह ही है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए पहले तो ये चीज सोचनी है कि मेरा बच्चा शरारती नहीं है। हो सकता है कि उसे ये डिसऑर्डर है। तो जो भी टीचर्स कंप्लेन कर रहे हैं या बच्चे की एक्टिविटी अपने घर में देखनी है कि बच्चा फुल टाइम मतलब वो सोफे पे चढ़े जा रहा है, अननेसेसरी एक्टिविटी, मतलब एक जगह बैठेगा नहीं, कभी नहीं बैठ पाएगा। उसके अंदर एक्टिविटी इतनी ज्यादा होगी ना कि आप ये सोचोगे कि कभी थकता नहीं है। वो अपना कहीं भी ध्यान ही नहीं लगा पाएगा। उसको एक अगर होमवर्क बोलोगे कि चल तू आज 5 पेज है, तुझे राइटिंग करनी है, ठीक है, वो बच्चा कभी भी 5 पेज राइटिंग कर ही नहीं पाएगा। एक ही पेज पे वो भी आप उसको कितनी बार भी डांटोगे ना, तब भी वो एक पेज ही पूरे दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये सिम्टम्स हमें देखने हैं कि आपका बच्चा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, हमेशा हाइपर एक्टिव रहेगा, अटेंशन उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ज्यादा तेज इम्पल्स होगा, हर किसी काम को करने की एकदम इम्पल्सिविटी होगी उसके अंदर। तो इस तरह के सिम्टम्स को पेरेंट्स को समझना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है वो शरारती नहीं है, जिद्दी नहीं है या बदमाश नहीं है, वो किसी ब्रेन डिसऑर्डर से ही जूझ रहा है। तो हमें उसके लिए काउंसल करना चाहिए। वही मैम, अगर हम एज फैक्टर की बात करें तो किस उम्र के बच्चों में इस तरह की एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है? क्या ये लड़कों में ज्यादा होती है या लड़कियों में भी उतनी होती है? कुछ उसके बारे में बताएं। ब्रेन डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। अब अगर आप इनको बचपन में ही ट्रीट नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि बढ़ते बढ़ते आपको एक एडल्टहुड तक भी देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली। ठीक है, और जनरली क्या होता है, ये सिम्टम्स जो होते हैं ये इनिशियली हर बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, जबकि वो 3 इयर्स तक होता है। 3 इयर्स तक हर बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, लेकिन 3 इयर्स के बाद भी वो बच्चा इस तरीके से आपको एक्टिविटी दिखा रहा है जिसमें वो बहुत ज्यादा भाग रहा है, फुल टाइम एनर्जाइज है, कभी किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है,
तो आपको समझना है कि हाँ मेरा बच्चा ADHD की कंडीशन में जा रहा है। और कि आपको चाइल्डहुड से देखने को मिलता है और धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ एडल्टहुड में भी मिलता है अगर आप इसको ट्रीट नहीं करोगे। मतलब 15-18 साल तक भी मिल जाता है देखने को। जनरली ये आपको इनिशियल स्टेज पे 3 से 6 साल के बच्चों में ही देखने को मिलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये आपको अगर ट्रीट नहीं करोगे तो एडल्टहुड में भी देखने को मिलेगा। और जेंडर की अगर हम बात करें, देखो मेल ज्यादा एक्टिव होते हैं, मेल्स ही ज्यादा, बच्चे छोटे बचपन से ही लड़के बदमाश होते हैं, लड़कियां थोड़ी कम होती हैं जी। तो जो मेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, और अगर उनको ADHD हो तो और ज्यादा हाइपर एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। और फीमेल्स में जो होता है थोड़ा कम होता है, फीमेल्स शांत ज्यादा होती हैं और अटेंशन कम होता है फीमेल्स के अंदर। किन कारणों की वजह से हमें इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है? मतलब जैसे मोबाइल ज्यादा चलाना हो गया, टीवी ज्यादा देखना हो गया, या खाने पीने का कोई स्वभाव हो गया, या फिर बच्चे अलग किसी संगत में पड़ जाते, इस वजह से ADHD जैसी प्रॉब्लम आ जाती है? क्या कारण है उसके? ADHD जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ब्रेन कंडीशन है जो कि आपको जीन से ही मिलेगी बचपन से ही। ये सारे जो फैक्टर्स आपने बोले, जैसे टीवी है, वो जंक फूड है, मोबाइल का यूज है, ये सब इसको एग्रीवेट कर सकता है, बट नॉट कॉज करने वाला। कॉज करने वाला फैक्टर यही है कि बच्चे को जन्मजात से ही ये दिक्कत होती ही है। उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। मदर की प्रेगनेंसी के टाइम की हिस्ट्री ली जाती है कि मदर प्रेग्नेंट के ड्यूरेशन में उसने जो ड्रग्स लिए हैं, जो दवाइयाँ खाई हैं, उनके एक्सपोजर की वजह से तो ये जीन म्यूटेशन नहीं हो गया है। या फिर मदर की जो कंडीशन रही है, जैसे उसे हाइपरटेंशन की कंडीशन रही हो, तो उस कंडीशन में ऐसी दिक्कत हो सकती है बच्चे के अंदर। या फिर जेनेटिकली उसकी बॉडी में कोई बायोकेमिकल कॉम्बिनेशन हुआ हो, उसकी वजह से ये चेंज आ सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जेनेटिकल डिसऑर्डर है, बट नॉट एनवायरमेंटल फैक्टर पे इस पे सिर्फ एग्रीवेट करने का एक रीजन बनता है कि एग्रीवेट कर सकते हैं आपके सिम्टम्स को, आपके बच्चे को और ज्यादा ध्यान लगाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बट नॉट अ कॉज। वहीं मैम बात करें पेरेंट्स के रिएक्शन की, तो जैसे आपने बताया पेरेंट्स बच्चों में इस तरह की एक्टिविटी देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि ये एक कंडीशन भी हो सकती है। उस समय अगर उनका पहला रिएक्शन की हम बात करें तो वो या तो थप्पड़ मार देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, चिल्ला देते हैं बच्चे पर, या फिर उसको कुछ छोटी मोटी सजा दे देते हैं, जैसे रूम में बंद कर दिया। ऐसे में पेरेंट्स को किस तरह से उसको समझना चाहिए कि बच्चे से हमें किस तरह से ट्रीट करना है, साथ ही उनका पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? देखो, पहले तो हमें ये चीज जाननी है, अपने बच्चे को काउंसिल करना है बहुत अच्छे से। उसके सिम्टम्स को हर डे टू डे आप उसकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करो, समझो उनकी सारी उसकी एक्टिविटीज कि मेरा बच्चा किस एक्टिविटी को ज्यादा कर रहा है, इन अटेंशन ज्यादा है कि हाइपर एक्टिविटी ज्यादा है, या वो ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ घर में ही ऐसा करता है, बाहर जाके वो शांत हो जाता हो, मे बी वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा करता हो। उसकी जो नेचर है बॉडी की, वो आप हर जगह वेरिएबल होती है बच्चे का। अगर वो ऐसी कंडीशन, सेम ऐसी कंडीशन हर जगह रख रहा है, चाहे वो किसी अननोन पर्सन से मिल रहा है, उसके सामने भी वो इसी तरह से है, या फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, उसके साथ भी इसी टाइप से है कि हाइपर एक्टिव है और बहुत ज्यादा इन अटेंशन है उसकी बॉडी, तो आपको समझना है कि हाँ मेरा बच्चा किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो बदमाश है या शैतान है या फिर वो शरारती है, जो हम लोग समझते हैं हमारा बच्चा शरारती है, अरे ठीक है, और इग्नोर करते हैं उनकी चीजों। इग्नोर नहीं करना है, डांटना नहीं है। इस कंडीशन में अपने बच्चों को सपोर्ट करना है। जितना आप सपोर्ट करोगे वो उतनी अच्छी ग्रोथ करेगा बच्चा। ऑब्वियसली जहाँ कोई ब्रेन डिसऑर्डर की बात आती है, वहाँ हम अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आप उसको सपोर्ट करो बहुत अच्छे से। अपने बच्चे के हर सिम्टम को समझो, उसके हर सिम्टम को समझने के बाद उस तरह से रिएक्ट करो, ना कि जैसा वो कर रहा है उसी कंडीशन में आप भी जा रहे हो। मतलब वो भी हाइपर एक्टिव हो रहा है, उसके बाद आप और उसको पुल कर रहे हो विद द स्लैप्स एंड कुछ भी, वो सब नहीं करना है। कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? आप उसको बोलो कि 2 पेजेस लिख, मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, ठीक है, या कुछ भी। आप उसको एक लालच दो जिससे आपका बच्चा जो है उसकी तरफ जाए कि सही एक्टिविटी करे, ना कि गलत डायरेक्शन। मतलब उसको इन्वॉल्व करना है अपनी एक्टिविटीज के साथ, इन्वॉल्व करना है, वो भी कुछ कुछ करके। मतलब आप इकट्ठा दोगे ना तो वो नहीं कर पाएगा। मैम, इस चीज के लिए क्या मेडिसिन की जरूरत पड़ती है या काउंसलिंग इसमें सफिशिएंट होती है? क्योंकि ये अगर एक बीमारी है तो ऑब्वियसली बीमारी में मेडिसिन दी जाती है, लेकिन ये अगर एक
ओवरऑल एक्टिविटी है या एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा करिकुलर में अगर हम देखते हैं तो इसके लिए किसी सही गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो आपके हिसाब से क्या चीज सही होनी चाहिए? देखो, अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे में ADHD की प्रॉब्लम है या डायग्नोस हो रही है, आप किसी पीडियाट्रिशियन को और किसी साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो वो आपको बताएगा कि हाँ बच्चा इस कंडीशन में जा रहा है। तो उस कंडीशन में वो भी प्रॉपर काउंसलिंग करेगा, आपके बच्चे की एक्टिविटीज को सुनेगा, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज होती हैं लगातार 6 महीने तक अगर किसी बच्चे के अंदर मिल रही हैं तो ही हम इसको ADHD की कंडीशन में रखते हैं। अगर 6 महीने से ज्यादा है तो खुद डॉक्टर जो है वो काउंसिल करता है, क्योंकि इस ब्लड के थ्रू आप कुछ भी इसमें डायग्नोस नहीं कर सकते, कोई स्कैन नहीं करा सकते। तो काउंसलिंग इसमें मेन है, आप बिना काउंसलिंग के इसको नहीं डायग्नोस करवा सकते। ठीक है, तो आपको बहुत किसी एक अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से अपने बच्चे को कंसल्ट कराना होगा, वही उस चीज को काउंसिल कर पाएगा कि एक्चुअली इट इज ADHD और नॉट। ओके, क्या सरकारी विभाग से हमें इस चीज की मदद मिल सकती है? बिल्कुल मिलती है। देखो, हमारे RBSK के थ्रू, RBSK प्रोग्राम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके थ्रू हमारी जो सरकार है वो 4 Ds पे काम कर रही है। तो इसमें जो ये डिसऑर्डर है ADHD, ये भी इन्वॉल्व होता है कि एक डिसऑर्डर है। इसमें भी काफी बिहेवियरल थेरेपीज वगैरह, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज जो है हमारी सरकार हमें अलाउ करती है। वहाँ पर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारी चीजें अवेलेबल हैं। ओके, वही मैम, अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें तो बच्चों की पढ़ाई पर भी इस ADHD का कोई असर पड़ता है या उनकी फ्यूचर पर भी इसका कोई असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चा फोकस नहीं है अपनी किसी भी चीज को लेकर। तो जब फोकस नहीं है तो अपने जो टास्क है उनको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, पढ़ाई को कंप्लीट नहीं करेगा। 1 से 2 पेज पढ़ के ही विल बी डिस्ट्रैक्टेड डूइंग समथिंग एल्स। तो ऑब्वियसली कि वो बच्चा अपनी चीजों को फोकस नहीं कर पा रहा है। तो आप जब प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिकेशंस आप डॉक्टर के अंडर कंसल्ट कराएंगे तो वो इस कंडीशंस के हिसाब से आपको मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद बच्चों को कुछ थेरेपीज भी देंगे जिससे आपका बच्चा पढ़ाई पर फोकस करे, अपनी चीजों पे काम कर सके, सोच समझ पाए। अभी जब वो इस डिसऑर्डर पे जब तक हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं तो वो खुद नहीं समझ पा रहा है और आप भी नहीं समझ रहे हैं। तो बच्चे की पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चों के फ्रेंड सर्कल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बच्चे किसी एक से फ्रेंडशिप भी नहीं करते। बिल्कुल, तो उन सब चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब इस चीज के लिए सिर्फ आप सपोर्ट ही कर सकते हो अपने बच्चे को। ओके मैम, वही हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे किसी पेरेंट्स पर, किसी गार्जियन पर इतना फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है जिससे वो इस चीज में लगा सके, बच्चों को अच्छी ट्रीटमेंट दे सके। अगर वो घर से ही करना चाहे, उसकी काउंसलिंग, उसको अच्छा गाइडेंस देना चाहे तो कैसे दे सकते हैं? साथ ही स्कूल की टीचर्स जो हैं वो उसमें कैसे बच्चे की मदद कर सकते हैं? देखो, पहली बात तो स्कूल के टीचर्स को भी ये समझना होना चाहिए कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। वो ऐसे बिहेव करते हैं कि नहीं इनको मारो और ये सब करो, तो स्कूल के टीचर्स को भी समझना है कि पहली गाइडेंस टीचर्स को मिलनी चाहिए। टीचर्स को मिलना चाहिए कि ऐसे बच्चे होते हैं और उनको फुल सपोर्ट देना होता है। जैसे कि उनको क्लास में आप बाहर आगे बिठा लो, अपनी सीट पे एक अलग से उनकी सीट रखो कि तुम यहाँ बैठोगे। और छोटी छोटी चीज पे उनको प्रेस करो। जैसे अगर वो एक भी लाइन लिखे ना, ओ वाह आपने बहुत अच्छी लाइन लिखी, चलो अप्रिशिएशन जरूरी है। तो ऐसे बच्चों को आप एप्रिशिएशन करा के ही चीजों को काम करा पाओगे, क्योंकि उनका फोकस नहीं है। तो वो उनको फोकस लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ उन्हें करना पड़ेगा ताकि उनका डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये मैम, वही मैं अंत में आपसे एक संदेश जानना चाहूंगी, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अगर ऐसे निकलते हैं लेकिन उनको इस बात की नॉलेज नहीं है, साथ ही अगर नॉलेज है तो वो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उन पेरेंट्स को, उन गार्जियंस को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए? बताएं। देखो, हर बच्चा अलग होता है, तो अपने बच्चे को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कर दो कि उसका बच्चा शरारती नहीं है, मेरा बच्चा बहुत शरारती है। अगर आपका बच्चा शरारती भी है तो उसको पहचानो कि वो शरारत किस तरीके की है, अच्छी है, बुरी है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और कि अगर वो खुद से कर रहा है या उसकी खुद की ब्रेन की एक्टिविटी ऐसी हो रही है। ये दोनों चीज समझ के फिर ही आप अपने बच्चे को डांटिए और उसको समझिए। पहले सबसे पहले आपको ही अपने बच्चे को समझना है, तभी आप दूसरों को समझा पाओगे कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तभी आप उसको ठीक से रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश दिया मैम आपने। इसी के साथ दोस्तों ये प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ कि जैसा डॉक्टर वृंदा ने बताया, हर शरारत नहीं होती, कभी कभी वो बच्चे की कोई कंडीशन भी बन जाती है।
आपको उसको समझना है, उसको डांटना नहीं है, उसको समझाना है, अच्छी गाइडेंस देनी है, उसको सपोर्ट करना है, तभी बच्चा निखरेगा भी और संवरेगा भी। समझे? अगर नहीं समझे तो पहली गाइडेंस की आपको भी जरूरत है, जैसे मुझे जरूरत पड़ी इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। इसी के साथ दोस्तों, अभी मैं डॉक्टर वृंदा को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ रेडियो नारद से जुड़ने के लिए और हमें इतना अच्छा संदेश देने के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी दोस्तों वक्त हो गया है मेरा आप सभी से विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर लेकर आएंगे आपके लिए एक नया विषय, एक नए मेहमान के साथ, जो आपको बताएंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत और बने रहे रेडियो नारद के साथ। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।